बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9, 10 और 10A देखेंगे। इससे पहले हमने जो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक शुरू किया हुआ है, लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 8 को देखा था, जो कि फंडामेंटल राइट्स को लेके कुछ जो है वो रूल्स बताता है। और आज जो है हम अपना पहला फंडामेंटल राइट देखेंगे, जो कि आर्टिकल 9 बता रहा है। आर्टिकल 9 में जो राइट बताया गया है वो है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी। क्या मतलब कि किसी भी शख्स से आप उसकी ज़िंदगी या आज़ादी नहीं छीन सकते। सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ का मतलब है जब तक कि लॉ इजाज़त ना दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी शख्स ने कोई ऑफेंस किया है और पुलिस उसको अरेस्ट कर रही है और वो शख्स कहता है कि जी मेरा राइट ऑफ लिबर्टी है, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है क्योंकि लॉ ने उसको इजाज़त दी है कि अगर कोई शख्स कोई ऑफेंस करता है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि किसी शख्स को आप उसकी आज़ादी से या ज़िंदगी से महरूम नहीं कर सकते, सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जब तक कि लॉ इजाज़त ना दे। ये था आर्टिकल 9। देन आ जाता है आर्टिकल 10, सेफगार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा अरेस्ट और डिटेंशन में क्या डिफरेंस है। अरेस्ट और डिटेंशन में डिफरेंस ये है कि डिटेंशन, अगर किसी पुलिस ऑफिसर को कोई शक है कि ये शख्स इस क्राइम में इन्वॉल्व हो सकता है, उस शक की बुनियाद पे पुलिस ऑफिसर या कोई अथॉरिटी उसको रोकती है, उससे क्वेश्चनिंग करती है, तो उसको हम बोलेंगे डिटेंशन। और अगर पुलिस को लगता है, रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं कि ये शख्स वाकई ही इस क्राइम में इन्वॉल्व है, तो पुलिस उसको अपनी कस्टडी में ले लेगी, उसको हम बोलेंगे कि ये अरेस्ट है। तो क्या समझ आई? डिटेंशन के लिए सिर्फ शक का होना काफ़ी है, लेकिन अरेस्ट के लिए आपके पास रीज़नेबल ग्राउंड होनी चाहिए उस शख्स के उस क्राइम में इन्वॉल्व होने की जिसको आप अरेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये था अरेस्ट और डिटेंशन में डिफरेंस। क्लॉज 1 कहती है नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। किसी शख्स को बताए बगैर आप जो है वो अपनी कस्टडी में नहीं ले सकते। एज सुन एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, और जितनी जल्दी हो सकेगा उसको आप उसकी अरेस्ट की ग्राउंड्स बताएंगे। नॉर शेल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट, और उसको कंसल्ट करने के राइट से भी महरूम नहीं किया जा सकता। किससे उसने कंसल्ट करना है? लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, कि अपनी मर्जी के लीगल लॉयर से। एंड बी डिफेंडेड, और अपनी ही मर्जी के लीगल लॉयर से वो खुद को डिफेंड भी कर सकता है। तो क्या राइट हमें दिए गए हैं कि किसी शख्स को बताए बगैर आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उसकी अरेस्ट की ग्राउंड्स आपने उसको जल्दी ही बतानी है, और किसी शख्स से आप जो है वो ये राइट नहीं छीन सकते कि वो जो है वो अपनी मर्ज़ी का लीगल लॉयर नहीं कर सकता, यानी कि उसको अपनी मर्ज़ी के लीगल लॉयर से कंसल्ट करने का या उसी लीगल लॉयर से डिफेंड करने का राइट दिया जाएगा। ये आर्टिकल 10 क्लॉज 1 ने हमें बताया। देन आ जाता है हमारे पास आर्टिकल 10 क्लॉज 2, एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। कि जिस भी शख्स को आपने अरेस्ट किया है और वो आपकी कस्टडी में है, उसको आपने 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। लेकिन इन 24 घंटों में वो टाइम जो है शामिल नहीं होगा जो कि प्लेस ऑफ अरेस्ट से लेकर आपको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट की कोर्ट तक जाने में लगा। एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेट पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मैजिस्ट्रेट। सेट पीरियड कौन सा है? 24 आवर्स। तो उसने कहा कि अगर आपने किसी शख्स को 24 आवर्स से ज़्यादा अपने पास रखना है तो उसके लिए आपको मैजिस्ट्रेट की अथॉरिटी या मैजिस्ट्रेट की इजाज़त की ज़रूरत होगी। उसकी इजाज़त के बगैर आप उस शख्स को 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकते। क्लॉज 3 कह रहा है नथिंग इन क्लॉजेज 1 एंड 2 शैल अप्लाई टू एनी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी कि अगर किसी शख्स को आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के अकॉर्डिंग
जो है वो अरेस्ट किया है, तो उस पर क्लॉज 1 और 2 अप्लाई नहीं होगी, यानी कि उसको ना तो अपनी मर्ज़ी का लीगल लॉयर करने की इजाज़त है, ना ही आप बाउंड हैं कि आप उसको फ़ौरन उसकी अरेस्ट की ग्राउंड्स बताएं, ना ही आप इस चीज़ के लिए बाउंड हैं कि आपने उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ये उस शख्स पे अप्लाई नहीं होगी जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के अकॉर्डिंग आपने अरेस्ट किया है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? प्रिवेंट का मतलब होता है किसी को किसी काम से रोकना, और डिटेंशन का मतलब होता है कि उसको जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेना। तो किसी शख्स को किसी काम से रोकने के लिए जब आप अपनी कस्टडी में ले लेंगे तो उसको हम बोलेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन। आगे क्लॉज 4 ने इसको और एलैबोरेट किया है। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल बी मेड। क्या कहा उसने कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कोई लॉ नहीं बनेगा, एक्सेप्ट हाँ टू डील विद पर्सन्स एक्टिंग इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, एक्सटर्नल अफेयर्स, पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज और सर्विसेज। कि अगर कोई शख्स इन कामों में इन्वॉल्व है तो उसके लिए आप जो है वो बना सकते हैं। किस कामों में इन्वॉल्व है? कि वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी या डिफेंस के खिलाफ कोई काम कर रहा है, पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, पब्लिक ऑर्डर या मेंटेनेंस के खिलाफ कोई काम कर रहा है, तो ऐसे शख्स को इन कामों से रोकने के लिए आप जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं। एंड नो सच लॉ शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months। और आप उस शख्स को कितनी देर के लिए अपने पास रख सकते हैं? 3 माह के लिए। 3 माह से ज़्यादा नहीं रख सकते। लेकिन अगर रिव्यू बोर्ड जो है आफ्टर अफोर्डिंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन पर्सन, उस शख्स को सुनता है, रिव्यूड हिज केस, उसके केस को रिव्यू करता है, एंड रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट देता है बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ सेट पीरियड, 3 माह ख़त्म होने से पहले पहले, डैट देयर इज़ इन इट्स ओपिनियन सफिशेंट कॉज फॉर सच डिटेंशन, के सफिशेंट कॉज है इस शख्स को डिटेंशन में रखने की, सफिशेंट कॉज है इस शख्स के इस क्राइम में इन्वॉल्व होने की। अगर रिव्यू बोर्ड ये ओपिनियन दे देता है तो आप उस शख्स को जो है वो 3 माह से ज़्यादा भी रख सकते हैं। एंड इफ़ द डिटेंशन इज़ कंटिन्यूड आफ्टर द सेट पीरियड ऑफ 3 months, और अब देखें एक दफ़ा 3 माह के लिए रखा, दोबारा रिव्यू बोर्ड ने जो है वो ओपिनियन दी, फिर उसको 3 माह के लिए रख लिया। अब अगर आपने फिर से उसको 3 माह के लिए रखना है तो फिर से वही प्रोसीजर जो है वो फॉलो होगा कि रिव्यू बोर्ड जो है वो उस केस को रिव्यू करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा उन 3 माह के ख़त्म होने से पहले पहले, कि उसके मुताबिक जो है वो सफिशेंट कॉज है इस डिटेंशन की। तो क्लॉज 4 ने हमें बताया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लॉ नहीं बनेगा, लेकिन अगर किसी ऐसे शख्स के लिए को डील करना है आपने जिसने पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, एक्सटर्नल अफेयर्स के अगेंस्ट कोई काम किया, तो उसको आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं सिर्फ 3 माह के लिए। लेकिन अगर रिव्यू बोर्ड जो है वो एक रिपोर्ट देता है उस शख्स को सुनने के बाद कि सफिशेंट कॉज है इस शख्स को डिटेंशन में रखने की, तो आप उसको मज़ीद 3 माह के लिए रख सकते हैं। और अगर उन 3 माह के बाद फिर से रिव्यू बोर्ड जो है वो रिपोर्ट दे देता है कि सफिशेंट कॉज है इसको मज़ीद डिटेंशन में रखने की, तो आप फिर उसको अगले 3 माह के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन ये काम जो है रिव्यू बोर्ड जो है वो हर 3 माह ख़त्म होने से पहले पहले करेगा। अब इसमें हमारे पास सवाल आता है कि रिव्यू बोर्ड कौन है, तो उसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस उन्होंने दी हैं। द अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड मीन्स इन द केस ऑफ अ पर्सन डिटेन्ड अंडर फेडरल लॉ, अगर फेडरल लॉ के अंडर किसी शख्स को डिटेन किया गया है तो अब बोर्ड अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक बोर्ड बनाएगा जिसमें एक चेयरमैन होगा और 2 और बंदे होंगे, ईच ऑफ हुम इज़ और हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो वो या तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होंगे या उसके जज रह चुके होंगे, कि या तो मौजूदा जज भी हो सकते हैं या रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। ये था अगर फेडरल लॉ के अकॉर्डिंग आपने किसी शख्स को जो है वो डिटेन किया है। इन द केस ऑफ अ पर्सन डिटेन्ड अंडर प्रोविंशियल लॉ, अगर किसी शख्स को प्रोविंशियल लॉ के अंडर डिटेन किया गया है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है उस प्रोविंस की चीफ कंसर्न उन्होंने लिखा है ना, तो उस प्रोविंस की जो हाई कोर्ट होगी उनके चीफ जस्टिस जो होंगे वो एक बोर्ड बनाएंगे जिसमें एक चेयरमैन होगा और 2 और बंदे होंगे, वो या तो उसके जज होंगे
इज़ और हैज़ बीन या जज रह चुके होंगे। देन उन्होंने बताया एक्सप्लेनेशन 2 में द ओपिनियन ऑफ अ रिव्यू बोर्ड शैल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द व्यूज़ ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, कि जो रिव्यू बोर्ड की ओपिनियन होगी वही ओपिनियन मानी जाएगी कि जो कि मेजॉरिटी मेंबर्स कह रहे हैं। ये हो गया था हमारे पास क्लॉज 4। देन आर्टिकल 10 क्लॉज 5 कह रहा है व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, जब किसी शख्स को आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो डिटेन करेंगे, द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल, तो जिस अथॉरिटी ने उसको डिटेन करने के ऑर्डर्स दिए थे विद इन 15 डेज फ्रॉम सच डिटेंशन, तो 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो उस शख्स से कम्युनिकेट करेगा और उसको क्या बताएगा कि किन ग्राउंड्स पे उसने उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के में रखने के ऑर्डर दिए हैं, एंड शेल अफोर्ड हिम अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर, और उसको ये भी अपॉर्चुनिटी देगा कि अगर वो अपने डिफेंस में कुछ करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। देखें जनरल रूल क्या था कि अगर किसी शख्स को अरेस्ट किया है तो उसको आपने एज सून एज पॉसिबल उसकी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बता देनी है, लेकिन उन्होंने क्लॉज 3 में कहा है ना कि क्लॉज 1 और 2 जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले लोगों पे अप्लाई नहीं होगी, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों के लिए ये वाला रूल है कि उनको आप विद इन 15 डेज जो हैं वो बताएंगे उनके ग्राउंड्स कि किन ग्राउंड्स पे उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है। Provided that the authority making any such order may disclose facts which such authority considers it to be against the public interest to disclose। हाँ, अगर उस अथॉरिटी को लगता है कि इन फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगा तो वो उनको जो है वो डिस्क्लोज करने से इनकार भी कर सकता है। पब्लिक अरेस्ट से हम ये कह सकते, इंटरेस्ट से हम ये मुराद ले सकते हैं कि वो पब्लिक की किसी हेल्थ से रिलेटेड है, पब्लिक वेल्थ वगैरह, मतलब कि ना उससे पब्लिक डिस्टर्ब हो सकती है। तो अगर उसे लगता है कि इन फैक्ट्स को डिस्क्लोज करने से पब्लिक जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है किसी भी मामले से, तो वो उसको जो है वो डिस्क्लोज करने से इनकार भी कर सकती है वो अथॉरिटी। The authority making the order shall furnish to the appropriate review board all documents relevant to the case। अब जो अथॉरिटी है वो रिव्यू बोर्ड को तमाम डॉक्यूमेंट्स भेजेगी जिन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे उन्होंने उस शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा है, unless a certificate signed by a secretary to the government concerned to the effect that it is not in the public interest to furnish any documents is produced। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, उससे पब्लिक डिस्टर्ब हो सकती है, तो उस डॉक्यूमेंट को छुपाने के लिए उनको जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट होगा, कंसर्न गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी होगा, उससे एक सर्टिफिकेट साइन करवाना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट को छुपाने के लिए। ये था हमारे पास क्लॉज 6। क्लॉज 7 कहता है विद इन अ पीरियड ऑफ 24 months कमेंसिंग ऑन द डे ऑफ हिज फर्स्ट डिटेंशन इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि अगर किसी शख्स को आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के अकॉर्डिंग अरेस्ट किया है, डिटेंशन में रखा हुआ है, तो पहले दिन से जो है वो उसके जो है ना 24 माह शुरू हो गए, और उन 24 माह के अंदर अंदर आपने क्या करना है, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ एनी सच ऑर्डर मोर देन अ टोटल पीरियड ऑफ 8 months इन द केस ऑफ अ पर्सन डिटेन्ड फॉर एक्टिंग इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू पब्लिक ऑर्डर। अब इसका क्या मतलब है, उन्होंने कहा कि जब आपने किसी शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के अकॉर्डिंग डिटेन किया है तो पहले दिन से जो है ना वो 24 माह शुरू हो गए। अब उन 24 माह में जो आपने उस शख्स को कितनी देर के लिए अपने पास रखना है, 8 माह के लिए। अगर उसने पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट कोई काम किया है, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट कोई काम किया गया, तो आपने उसको 8 माह के लिए रखना है। 24 माह के अरसे के दरमियान आप उसको कितनी देर के लिए रखेंगे, 8 माह। अब वो ये भी हो सकता है कि इंटरवल्स में रख लें, पहले 2 माह रख लिया, फिर आया, फिर 3 माह रख लिया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर आया और उसको जो है वो नेक्स्ट जो है अपना वो पीरियड कंप्लीट करवाया गया उससे। तो उन्होंने कहा कि 24 यानी कि 2 साल में आप 8 माह के लिए सिर्फ उस शख्स को जो है वो डिटेन रखेंगे अगर उसने पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट कोई काम किया। लेकिन इसके अलावा अगर कोई केस है पब्लिक ऑर्डर के अलावा, तो 24 माह में से आप उसको 12 माह जो है वो डिटेन रखेंगे।
प्रोवाइजो दे दी, दिस क्लॉज शेल नॉट अप्लाई टू एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय, वर्क्स फॉर और एक्ट्स ऑन इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम एनिमी। अगर कोई शख्स किसी दुश्मन के कहने पे कोई काम कर रहा है या दुश्मन से इंस्ट्रक्शंस लेके उन पे अमल कर रहा है तो उस पर ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगी कि उसको जो है वो आप 8 माह के लिए रखेंगे अगर उसने पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट काम किया है। और हु इज़ एक्टिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्ट इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, और हु कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू एनी कमिट अमाउंट्स टू एन एंटी नेशनल एक्टिविटी। अब उन्होंने कहा कि अगर एक तो उस शख्स पे अप्लाई नहीं होगा जो दुश्मन के कहने पे कोई काम कर रहा है, और एक उस शख्स पे अप्लाई नहीं होगा जिसने या तो एक्ट किया है या अटेम्प्टिंग टू एक्ट करने की कोशिश की है पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी या डिफेंस के खिलाफ, या वो किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में या तो उसने कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी कमिट की है या कोशिश की है करने की, तो उस पर जो है वो ये अप्लाई नहीं होगी जो ऊपर वाली उन्होंने हमें प्रोविजन बताई है कि उसको 8 माह के लिए रखा जाएगा। और किस पे अप्लाई नहीं होगी? मेंबर ऑफ एनी एसोसिएशन विच हैज़ फॉर इट्स सब्जेक्ट और विच इंडल्ज इन एनी एंटी नेशनल एक्टिविटी। और उस शख्स पे भी अप्लाई नहीं होगी जो किसी ऐसी जमात का हिस्सा है जिसका मकसद ही जो है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करना है या जो वह एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो किस किस पे अप्लाई नहीं होगी? एक जो दुश्मन के कहने पे काम कर रहा है, एक जो है पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी खिलाफ काम कर रहा है, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या कोई एसोसिएशन का मेंबर है और उस एसोसिएशन का ऑब्जेक्ट या पर्पस जो है वो एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो एसोसिएशन, तो उन शख्स पे ये वाली क्लॉज जो है वो अप्लाई नहीं होगी। क्लॉज 8 कह रहा है द अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड शैल डिटरमन द प्लेस ऑफ डिटेंशन ऑफ द पर्सन डिटेन्ड। रिव्यू बोर्ड ही उस प्लेस को डिटरमन करेगा, फिक्स करेगा जहां वो शख्स जो है वो डिटेंशन में रखा जाएगा जहां उस शख्स को, एंड फिक्स अ रीजनेबल सब्सिस्टेंस अलाउंस फॉर हिज फैमिली, और उसकी फैमिली के लिए जो है वो रीजनेबल अलाउंसेस भी जो है वो रिव्यू बोर्ड ही फिक्स करेगा। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज एन एनिमी एलियन। अब उन्होंने कहा प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो भी यहाँ बताई गई हैं प्रोविजंस वो उस शख्स पे अप्लाई नहीं होंगी जो किसी दुश्मन मुल्क का बंदा है, एनिमी एलियन है। ये था हमारे पास आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन आर्टिकल 10A जो है वो अमेंडमेंट के थ्रू इसमें ऐड किया गया है जो कि बहुत ही अहम राइट है, राइट टू फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लॉ ने एक प्रोसेस दिया हुआ है एक ट्रायल के लिए, उस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, उस शख्स को सुना जाएगा, उस शख्स को जो है वो तमाम ग्राउंड्स बताई जाएंगी जिन ग्राउंड्स पे जो है वो उस पे चार्ज लगाया जा रहा है, तो ये सब आ जाता है फेयर ट्रायल में। और एक ये भी इसकी बन सकती है कि किसी भी शख्स को एक ही ऑफेंस में 2 दफ़ा सज़ा नहीं दी जा सकती, तो ये आ जाता है फेयर ट्रायल में। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस और इन एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम, वो सिविल केस भी हो सकता है, वो क्रिमिनल केस भी हो सकता है। अ पर्सन शैल बी इंटाइटल टू अ फेयर ट्रायल, उस पर्सन का राइट है कि उसको फेयर ट्रायल जो है दिया जाए, एंड ड्यू प्रोसेस मतलब जो स्पेसिफिक प्रोसेस लॉ ने एक प्रोवाइड किया है ट्रायल का केस के हिसाब से, उस केस को जो प्रोसेस को आप जो है वो फॉलो करेंगे। देखने में तो ये एक छोटा सा राइट है, लेकिन अगर इसकी इंटरप्रिटेशन की जाए तो ये एक बहुत ही वास्ट राइट आ जाता है, जिसमें आ जाता है कि आप नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, एंड देन इसमें वो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट वाला प्रिंसिपल भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल में पढ़ेंगे। एंड देन इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि नेचुरल जस्टिस के जो तमाम प्रिंसिपल्स हैं उनको भी फॉलो किया जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा आर्टिकल 9 जो कि सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की बात करता है। देन हमने आर्टिकल 10 देखा जो कि अरेस्ट और डिटेंशन के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। एंड देन हमने देखा जी राइट टू फेयर ट्रायल। इसमें जो है ना फेयर ट्रायल वाला ये एक इम्पॉर्टेंट है, इस पे अक्सर जो है वो पूछ लिया जाता है। तो ये आप ये ना समझें कि ये छोटा सा है, अगर आप इसको इंटरप्रेट करें ना नेक्स्ट तो ये काफ़ी लेंथी टॉपिक हो जाता है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट आर्टिकल्स को देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के। आपकी कोई क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर क्यूरी नहीं है तो एटलीस्ट आप अप्रिशिएट किया करें ताकि मुझे पता हो कि आपको समझ आ रही है और मैं जो है वो इसी तरह इन टॉपिक्स को लेके चलती रहूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।